हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 14th चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको विद्युत से संबंधित बातों को, करंट से संबंधित बातों को बताया गया है। विद्युत जब तारों के माध्यम से प्रवाहित होती है तो फिर क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है ना। किस प्रकार बैटरी का संयोजन होना चाहिए, एक दूसरे बैटरी के साथ तारों का संयोजन किस प्रकार से होना चाहिए, यानी ओवरऑल कहा जाए परिपथ के रूप में आपको समझाया गया है बातों को। साथ में विद्युत, किसी भी तार में विद्युत के प्रवाह होने से किस प्रकार के प्रभावों की सृष्टि होती है, उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ में आपको बताया गया है विद्युतीय घंटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो फ्रेंड्स, चलिए आज सबसे पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में जो विद्युत धारा, उसके प्रभाव जो बताए गए हैं इसके हेडिंग्स में, आखिर इस विद्युत शब्द का आखिर क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, विद्युत एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। विद्युत वह एनर्जी है जिसके आधार पर, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की मशीन्स जो हैं वो चलती हैं। जैसे स्विच को ऑन करते ही पंखा का चलना हमारे घर में या फिर ऑफिस में या फिर स्कूलों में, स्विच को ऑन करते ही बल्ब का दीप्तिमान हो जाना। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो स्विच का ऑन करते ही माइक्रो ओवन का गर्म हो जाना, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर का ठंडा हो जाना, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन्स का, ये सभी जितने भी सारे काम हो रहे हैं विद्युत के ही आधार पर हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एक प्रवाहित हो रही है तारों के माध्यम से उस उपकरण तक। ध्यान देना है। तो सिंपल अगर भाषा में अगर हम कहें तो विद्युत एक ऊर्जा है। ध्यान देना है आपको। आकाश, जब भी वर्षा के समय आकाश से एक एनर्जी जो है हमें दिखाई देती है, आकाश से आती हुई, ठीक है ना, जिसे हम लोग थंडर कह रहे हैं, ठीक है ना, वह भी विद्युत का ही एक फॉर्म है, जहां पर विद्युत के धारा, ठीक है ना, जहां विद्युत का जो वोल्ट होता है वो कई लाखों करोड़ों गुना होता है, जिसे सहन करने की क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं होती है। ध्यान देना है। और हमारे घर में जो विद्युत की धारा है उससे हम फिर भी जो है झटका अगर हमारे शरीर को लगे तो मनुष्य जो है वो मूर्छित हो सकता है, यानी बेहोश हो सकता है। समझना है आपको बातों को, काफी खतरनाक है। खुले हुए तारों को हमें कभी भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जान लेंगे कि आखिर इसके प्रभावों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके प्रभाव कहने का तात्पर्य, जब भी विद्युत किसी तारों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग जानेंगे जब भी विद्युत किसी तारों के माध्यम से प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है, उसके बारे में भी, यानी तापीय प्रभाव के बारे में भी आज हम इस वीडियोस में जानेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि आखिर विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए उसे जरूरत होती है एक परिपथ की। ठीक है ना, याद रखना है आपको। विद्युत धारा के उत्पन्न होने में, ठीक है ना, हमें समझने के लिए इस चैप्टर में हम उपयोग कर रहे हैं बैटरी या सेल की। ठीक है ना, जो एक एनर्जी और ऊर्जा जिससे प्रवाहित हो रही है तारों के माध्यम से, और वही ऊर्जा जो बैटरीज हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों में आज भी इस्तेमाल हो रही है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, इसके अलावा मोबाइल फोन्स, बहुत सारे जगह है जहां पर उपकरण है, जहां पर बैटरीज और सेल्स का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना। यह फ्रेंड्स आज का यह चैप्टर क्लास 6 में जो आपने पढ़ा उसका ही एक एडवांस फॉर्म है।
आने वाले हायर क्लासेस में यह चैप्टर भी आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज जान लेंगे कि आखिर विद्युतीय अवयवों के प्रतीक के बारे में। तो फ्रेंड्स, विद्युतीय अवयवों का प्रतीक आखिर क्या है? तो फ्रेंड्स, विद्युत से संबंधित जितने भी सारे अवयव हैं ना, उन्हें प्रतीक के रूप में दिखाया जाना ही विद्युत अवयवों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, चिन्ह के रूप में। प्रतीक यानी चिन्ह। इससे काफी सहायता मिलती है, संक्षेप में पूरी बातों को आप समझा सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर विद्युत परिपथ आखिर है क्या। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, विद्युत के परिपथ के रूप में। तो फ्रेंड्स, विद्युत का परिपथ वह मार्ग, वह धारा है जिनसे विद्युत होकर गुजरती है। आप सभी ने लास्ट की क्लासेस में भी जाने होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा बैटरी क्या है? बैटरी वह उपकरण है जिसमें ऊर्जा जो है वो संचित रहती है। ठीक है ना, जिसे अगर किसी परिपथ के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो विद्युत का प्रवाह होने लगेगा, जैसा आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाने थे। अगर बैटरीज के एक परिपथ को दूसरे परिपथ के साथ जोड़ दिया जाए तो विद्युत का प्रवाह तेजी से होने लगेगा और बैटरी में जो रखी गई जो ऊर्जा है, जो संचित ऊर्जा है, वो बहने लगेगी और बैटरी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी उसका ऊर्जा। ठीक है ना, आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाने थे। आज आपको जान लेना है कि आखिर प्रतीक के बारे में, विद्युत के परिपथ में व्यवहार होने वाले जो प्रतीक है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको जानना है। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो अवयव है विद्युत का सेल, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, बैटरीज जो है उसे हम लोग प्रतीक के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इससे जुड़ा काफी बार जो सवाल है वो आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, सेल्स में दो टर्मिनल होते हैं ना, दो बिंदु होता है, दो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। ध्यान देना है, एक पॉजिटिव वाला एक धनात्मक होता है, एक नेगेटिव ऋणात्मक होता है। तो इस चिन्ह में बताए गए कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ये वाला बड़ा वाला जो लकीर है, सीधा लकीर, ये पॉजिटिव का होता है, जबकि छोटा वाला जो लकीर होता है ऐसा टी जैसा बना हुआ, ये नेगेटिव का होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब का जलना जो है, विद्युत बल्ब आप देख पा रहे हैं, विद्युत बल्ब को आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। ठीक है ना, विद्युत बल्ब इस प्रकार दिखाएंगे। ठीक है ना, ये विद्युत बल्ब का प्रतीक है। समझना है आपको बातों को। एक गोल और बिल्कुल बीच में एम जैसा बनाया हुआ और दोनों तरफ से तार निकली हुई। अब स्विच ऑन की स्थिति में, जब स्विच ऑन होती है तो फिर कैसा होता है आप देख पा रहे हैं। ये दो बिंदु है जहां से दो तार जुड़े हुए होते हैं बल्बों के साथ। स्विच है होती है ये सेफ्टी पिन के अकॉर्डिंग, और ये बिल्कुल ये स्विच ऑन की जो प्रतीक है बिल्कुल ऐसा होता है। ध्यान देना है, काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह के बारे में। ये स्विच ऑन है, अगर स्विच ऑफ होता यानी ये इस तरह से होता तो स्विच ऑफ होता, ये बिंदु यहीं पर रह जाती। ध्यान देना आपको। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा स्विच ऑफ की स्थिति ये है, आप देख पा रहे पिक्चर्स में भी। ठीक है ना, स्विच ऑफ की स्थिति अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। आगे है बैटरीज के बारे में। ठीक है ना, दो सेल जुड़कर बनाते हैं, बैटरीज को बनाते हैं, आप देख पा रहे हैं। जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है आपको दिखाना है प्रतीक चिन्ह में, काफी सुंदर से बताया गया है। जैसा मैंने कहा, बड़ा वाला जो सीधी लाइन होती है वो पॉजिटिव को बताता है, छोटा वाला नेगेटिव को। दूसरा बड़ा वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप पिक्चर्स में। ठीक है ना, काफी आसानी से बनाया गया है ये आपके लिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और संयोजक तार को इस तरह से बनाया गया, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि आखिर एक सेल में कितने सारे टर्मिनल पॉइंट होते हैं। दो होते हैं, एक पॉजिटिव, एक धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव। एक सेल के साथ, ध्यान देना है, एक सेल के साथ दूसरा सेल जब जोड़ते हैं तो बैटरीज का निर्माण होता है। ध्यान देना है, एक सेल जो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल भी होते हैं यानी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। दूसरा सेल जिसमें भी धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, ध्यान देना है। तो
जो आपको समझना है वो बात यह है कि किसी भी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होना चाहिए। याद रखना आपको इन बातों को। किसी भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है ना। यह बात आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यह बात आपको आगे काफी हेल्प करेंगी, ध्यान देना है। इस बैटरीज के उपयोग के बारे में जैसे हम लोग जान लें तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियों में बैटरीज का उपयोग होता है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, विद्युत का परिपथ रास्ता व मार्ग जिससे विद्युत जो है वो गुजरती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, ठीक है ना, याद रखना है। विद्युत का जनरली जो प्रवाह होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऋणात्मक से धनात्मक शिरा की तरफ होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। जो भी बैटरीज होते हैं ऋणात्मक से धनात्मक शिरा की तरफ होता है। आगे जान लेंगे परिपथ के बारे में, आपने जान लिया विद्युत के परिपथ के बारे में। सेल के बारे में भी आपने लास्ट क्लासेस में जाना, सेल आखिर होते क्या है, बैटरीज आखिर होती क्या है। दो टर्मिनल होते हैं, मेटल नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाला बिंदु पॉजिटिव होता है किसी बैटरीज का और नीचे वाला बिंदु जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव वाला होता है, ठीक है ना, आपने जाना। अभी आपने कुछ देर पहले जाना कि बैटरीज एक सेल के साथ दूसरे सेल का कनेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। एक बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल धनात्मक सिरा का दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा द्वारा जुड़ा होना चाहिए, या फिर एक बैटरीज के ऋणात्मक सिरा दूसरे बैटरीज के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, ठीक है ना, याद रखना है। साथ में आपने यह भी जाना कि आखिर स्विचेस क्या होती हैं। स्विच, ठीक है ना, स्विचेस एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करती है, ध्यान देना आपको बातों को। तो आपने बैटरीज के बारे में जाना, परिपथ के बारे में जाना, स्विचेस के बारे में जाना। बल्ब क्या है, बल्ब के बारे में भी आपने लास्ट के क्लासेस में जाने थे कि बल्ब एक ऐसा उपकरण है जिससे हमें प्रकाश मिलती है, जिससे हमें तापीय अवस्था मिलती है, एक ताप भी मिलता है, ठीक है ना। बल्ब की सहायता से हम अंधेरे कमरे में हम देख पाते हैं, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि वो कौन सा स्थिति है जिससे आपके पास सब कुछ होंगे, ध्यान देना है। आपके पास बैटरीज भी होंगी, आपके पास तारे भी होंगी, आपके पास स्विचेस भी होंगी, बल्ब भी होंगे, लेकिन वो कौन सा परिस्थिति है सब कुछ होने के बाद भी बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। पीछे कई सारे संभावित कारण हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है, याद रखना है। मान लिया जाए यहां पर दो बैटरीज है, ठीक है ना, ध्यान देना है, यहां पर दो बैटरीज है, एक नहीं बल्कि दो है, और ये तार से जुड़े हुए होते हैं। तो संभावित कारण आपको पूछे जाते हैं, ध्यान देना है आपको। संभावित कारण पूछे जाते हैं कि क्या कारण है बल्ब का ग्लो जो है वो नहीं हो पा रहा है। आपको संभावित कारण के रूप में लिखना है कि हो सकता है बल्ब जो है वो फ्यूज है, ध्यान देना है। बल्ब के फ्यूज होने का संभावित सबसे ज्यादा कारण होता है कि बल्ब का ग्लो नहीं होना, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं स्विच भी ऑन है, विद्युत का प्रवाह भी हो रहा है, ठीक है ना, और साथ में बल्ब ग्लो नहीं हो रही है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो यानी बल्ब खराब है, हो सकती है बल्ब खराब हो, या फिर हो सकता है स्विचेस जो है वो खराब है। स्विचेस खराब होने पर भी बल्ब का ग्लो, बल्ब जो है वो दीप्तिमान नहीं करेगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है जो बैटरीज है वो गलत दिशा में रखे गए हैं, ठीक है ना। संभावित कारणों को समझे आप फ्रेंड्स ध्यान से। संभावित कारणों में से जैसे बैटरीज जो सेल्स है वे रखी हुई उनकी जो दिशा है वो गलत होगी, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, समझना आपको बातों को। पॉजिटिव के साथ यहां भी दूसरा सिरा पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, ठीक है ना। इसलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया गया, यानी धनात्मक सिरा को धनात्मक वाले सिरा से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए नहीं जल रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान देना आपको बातों को। इस तरह से बहुत सारे संभावित कारण हो सकते हैं, ध्यान देना आपको। या फिर हो सकती है कि जो बैटरीज व्यवहार की जा रही है उसमें कोई ऊर्जा है ही नहीं, ठीक है ना। अब आपको फ्रेंड्स समझ लेना है कि आखिर परिपथ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, खुला परिपथ और बंद परिपथ। बार बार समझने की आप लोग कोशिश करें फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहां बल्ब का दीप्तिमान होना, यह बल्ब दीप्तिमान है, क्यों है?
समझना है। यहां पर परिपथ, विद्युत का जो परिपथ है वो एनर्जी लेकर, ध्यान देना है, एनर्जी लेकर वो पूरी तरह से, देखिए ये परिपथ को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं परिपथ को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है, तो बल्ब का ग्लो हो रहा है, बल्ब जल रही है, बल्ब दीप्तिमान है। अब है बंद परिपथ और खुला परिपथ होता क्या है। अगर ये परिपथ पूर्ण हो तो परिपथ बंद है, ध्यान देना है। बल्ब का जलना परिपथ के बंद होने के कारण ही होता है, याद रखना है। परिपथ अगर बंद है, रास्ता अगर बंद है, ठीक है ना, तो ही बल्ब जो है वो जल पाएगी, जल उठेगी, दीप्तिमान होगी। रास्ता अगर बंद होगा तो, अगर रास्ता खुला हुआ है यानी परिपथ अगर खुला है तो बल्ब नहीं जलेगी फ्रेंड्स, ध्यान देना है, ठीक है ना। बल्ब नहीं जलेगी अगर परिपथ जो है वो खुला हुआ है, ठीक है ना। तो परिपथ के खुला होने का तात्पर्य परिपथ का कंप्लीट ना होना, विद्युत के परिपथ का कंप्लीट ना होना। और परिपथ को खुला होने से हम लोग स्विचेस को इस तरह से ऑफ करके भी दिखाते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, स्विच जो है ऑफ इस तरह से होती है, ठीक है ना। ये ऑफ है, बंद है, यहां पर ये परिपथ यानी खुला हुआ है। ध्यान देना है, जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो ही पंखा घूमने लगती है या फिर बल्ब ग्लो होने लगता है। स्विच को जब हम ऑन करते हैं, ऑन करने का तात्पर्य परिपथ जो है कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, विद्युत का परिपथ, समझना है। और विद्युत का प्रवाह पूर्ण रूप से, जिस तरह मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, वो पूर्ण करता है। तो परिपथ बंद है तो ही बल्ब जलेगी या फिर पंखा चलेगा। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को अब क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो परिपथ जब वो खुल जाता है, जिससे प्रवाह जो विद्युत का वो रुक जाता है, बल्ब का दीप्तिमान भी रुक जाता है और पंखा भी बंद हो जाती है। समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, फ्रेंड्स जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो वो दो इफेक्ट, दो प्रभाव का उत्पन्न करती है। सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है विद्युतीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आखिर क्या होता है। सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो फ्रेंड्स, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना तारों के माध्यम से फ्रेंड्स, तो वह उन तारों को गर्म कर देती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यह तार का गर्म होना क्यों होता है, इसे पहले आपको समझना है। तो फ्रेंड्स जब भी तार जो है वो विद्युत को बड़े ही आराम से अगर पासेस होने दे, यानी पार कर दे, ठीक है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने दें, तो तार जो है वो काफी गर्म, काफी कम गर्म होता है, ध्यान देना है। जैसा आपने जाना था कि आखिर जो चांदी है वो सबसे अच्छा सुचालक है, ध्यान देना है। यानी सुचालक कहने का तात्पर्य वह ऐसा धातु है जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ध्यान देना है। वह काफी गर्म नहीं होता, यानी वह एकदम ही गर्म नहीं होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। और साथ में यह बात भी जान लेनी है कि वह कौन से तार हैं जो काफी गर्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर हीटर्स में जो तार व्यवहार होते हैं ना फ्रेंड्स, जो गर्म वाले तार, ये देख पा रहे हैं आप, जिसे हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं, यानी जो अवयव हम जिन्हें कह रहे हैं, ठीक है ना। यह तार विशिष्ट पदार्थ का बना होता है जिसे हम कह रहे हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का जो रोधी होता है ना, रोधक, वह सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये रोधक क्या होता है, जब भी विद्युत किसी तार से प्रवाहित नहीं हो पाती है, ठीक है ना, उस पर जोर लगाती है, ध्यान देना है, यानी उसमें से पास होने के लिए ये जोर लगाती है, तो एक ताप का क्रिएशन होता है। क्या होता है उत्पन्न, एक ताप की सृष्टि होती है, ध्यान देना है। तो नाइक्रोम एक ऐसी तार है जिसमें से मान लिया जाए ये एक नाइक्रोम तार है, ठीक है ना, और विद्युत की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है, इधर से इधर की तरफ जाना है अगर उसे, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे ही वह प्रवाहित होगी तो वह तार जो है वह बिल्कुल गर्म हो जाएगा, क्योंकि यह जो तार है उसे प्रवाहित नहीं होने दे रही है, ध्यान देना है।
यह जो है उस समय गर्म होता रहेगा, ध्यान देना है। यही कारण है कि हीटर में या फिर खाना बनाने वाले जितने भी सारे डिवाइसेस उपकरण हैं वो गर्म हो जाते हैं। या फिर कमरे को अगर हमें ठंडे कमरे को शीतकाल में, ठीक है ना, अगर हमें ठंडे को अगर कमरे को अगर गर्म करना है तो इस प्रकार के उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब आपको जान लेना कि यह जो कारक है जो गर्म होकर लाल होकर उद्दीप्त हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे हम कहते हैं, ध्यान देना है, यह अवयव है। क्या है? एलिमेंट्स है। यही एलिमेंट्स जो अवयव है ये गर्म होने पर लाल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यह विशिष्ट पदार्थों से बना तार होता है जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। वह जोर लगाता है कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित ना हो और फलस्वरूप एक ताप की सृष्टि होती है। ध्यान से आपको समझना है। इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान देना आपको बातों को, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान देना है, ठीक है ना। अब है वो कौन सा डिवाइसेस, वो कौन सा उपकरण है जिसमें से इस तापीय विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो उपयोग है वो किया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। उनमें ही या फिर आप देख पा रहे हैं ये जो स्त्री है ना, विद्युत जिससे कपड़े को आयरन किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इसमें भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ही उपयोग किया जा रहा है। इसे आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। या फिर विद्युत के हीटर में, ठीक है ना, या फिर रूम हीटर में जिससे कमरे को गर्म किया जाता है, ध्यान देना है, इससे हम लोग एलिमेंट कह रहे हैं जो गर्म हो जाता है। इन सभी तारों में ध्यान देना है, इन सभी तारों में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या फिर एलिमेंट कहते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, यह इसका एलिमेंट है, ये तार, ठीक है ना, ध्यान देना है, जो कि विद्युत का प्रतिरोध करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर क्या बल्ब जब दीप्तिमान होते हैं तो क्या वो गर्म होते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भी बल्ब दीप्तिमान होते हैं तो वह तो हमें प्रकाश देती है, साथ में साथ वह गर्म भी हो जाती है। आप देख पा रहे हैं बल्ब का ये वाला जो पोर्शन है, आप देख पा रहे हैं, यह जो आप देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, यह जनरली टंगस्टन का बना होता है। ध्यान देना है, यह टंगस्टन का बना होता है। यह भी काफी विद्युत रोधी होता है। विद्युत को रोध करने का मतलब विद्युत को अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। फलस्वरूप यह गर्म होकर यह जलने लगता है, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह काफी दीप्तिमान प्रकाशमान होने लगता है, काफी उच्च ताप होता है, यानी काफी यह अपने अंदर हीट को समाहित करने की क्षमता रखता है, यानी ऊष्मा को अपने में से होकर जाने नहीं देता है यह। इसीलिए बल्ब में यह खराब ना हो, यह तंतु या फिलामेंट खराब ना हो, इसीलिए इस पर एक ऐसी गैस भरी जाती है जो इसे जलने में से बिल्कुल इसे सहायता करती है ताकि ये ना जले, ठीक है ना, ये जलकर पिघल ना जाए, ये खराब ना हो जाए, इसीलिए ऐसी गैसें इस पे भरी जाती है। ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर विद्युत धारा में, विद्युत के परिपथ में इस्तेमाल होने वाले विद्युतीय फ्यूज आखिर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, विद्युतीय फ्यूज वह डिवाइस है, वह उपकरण है जो कि विद्युत के परिपथ में इस्तेमाल करने से धारा में जितने भी सारे उपकरण हैं उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। कैसे यह संभव है, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं विद्युत जो धारा होती है ना, वो एक निश्चित परिमाण में सबके घर में भेजा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम अपने घर के आसपास ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर से जो धाराएं हैं, विद्युत धारा, वह सबके घरों में भेजी जाती है।
जब यह धारा परिमाण से ज्यादा हो जाती है तो विद्युत धारा के संपर्क में आने वाले वे सभी डिवाइसेस उपकरण जो विद्युत धारा के उस पथ के साथ जुड़ी हुई है उन सबको खराब कर सकती है, जला सकती है, नष्ट कर सकती है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज का, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो फ्यूज एक विशेष पदार्थ के बने तारों का जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो शीघ्र ही पिघल जाती है। इसका काम क्या होता है, ये शीघ्र ही पिघल जाती है, गर्मी पाती है और ये शीघ्र पिघल जाती है, फलस्वरूप हमारा जो डिवाइस है वो खराब होने से बच जाता है, ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि आखिर फ्यूज में इस्तेमाल होने वाले जो वायर होते हैं वह टीन और सीसा से बने वायर होते हैं, ठीक है ना, दोनों के मिश्रण से बने वायर होते हैं। उनका इस्तेमाल ही फ्यूजों में अक्सर होता है। अगर ऐसा कई बार देखा जाता है कि प्रॉपर रूप से विशिष्ट वायर जो कि फ्यूज के लिए बने हैं उनका इस्तेमाल ना होकर कई बार इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, उनके जगह पर कई दूसरी तारों को लगा देते हैं। ध्यान देना है आपको बातों को। अगर ऐसा कोई करता है तो आपको तुरंत रोकनी चाहिए ऐसे कामों को। आपको पूछना चाहिए क्या ये वायर फ्यूज वायर है, क्या इसका गलनांक काफी कम है, ठीक है ना, ध्यान देना है इन बातों को। अगर फ्यूज में इस्तेमाल होने वाले तार अगर वह उस जगह पर नहीं लगाए जाए फ्यूज वायर में, फ्यूज में, तो फिर क्या होगा, उसके स्थान पर इस्तेमाल होने वाला कोई भी तार क्या करेगा, प्रवाहित होने देगा अपने में से विद्युत धारा को, वह गर्म हो जाएगा। साथ में उस परिपथ में, उस विद्युत धारा के परिपथ में जितने भी सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं, जो संयोजित हैं, वह जलकर खराब हो जाएंगे। फलतः इन शॉर्ट शब्दों में हम कहेंगे, संक्षेप में कहेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरे घरों में, पूरे ऑफिसों में, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। इसीलिए फ्यूज काफी इंपॉर्टेंट है विद्युत के परिपथ में, अगर विद्युत के उपकरणों को हमें बचाना है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको साथ में यह बात भी कि आखिर आज के दिनों में एमसीबी और आरसीबी का इस्तेमाल जो हो रहा है वह निरंतर बढ़ रहा है। पीछे का कारण काफी आसान, ठीक होते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे स्विच, इसमें ऐसे स्विच होते हैं एमसीबी आरसीबी में जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं और फिर से ऑन करने से परिपथ जो है वह पुनः पूरा हो जाता है और जो चीजें हैं वो फिर से सामान्य रूप से चलने लगती है। ध्यान देना है आपको इन बातों को। एमसीबी काफी इंपॉर्टेंट, आरसीबी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये विद्युत के परिपथ में इन्हें आजकल जोड़ा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके घर में भी ये एमसीबी और आरसीबी लगे होंगे, लेकिन साथ में आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें आईएसआई, ये जो मार्क आप देख पा रहे हैं आईएसआई का, यह मार्क होना जरूर चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी यह सही रूप से, सही प्रकार के सभी मानकों को यह पर्याप्त रूप से मानकर इसे बनाया गया है, ध्यान देना है। इसीलिए आईएसआई मार्क ही हमें खरीदनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। जब भी विद्युत धारा किसी तार में से होकर प्रवाहित होती है तो प्रभाव डालते हैं दो प्रकार के, एक ऊष्मा का प्रभाव या तापीय प्रभाव जिसके बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग जान लेंगे चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कहने का तात्पर्य यह है कि उसके आसपास में रखे गए, यानी उस तार में से जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है, उस तार के आसपास में रखे गए लोहा या फिर निकल जैसे चुंबकीय पदार्थों को यह आकर्षित करने लगती है। उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है, ठीक है ना, जैसा आप सभी जानते हैं। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेटेड नामक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने इसे पहली बार जाना था जब ये एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और समझा रहे थे विद्युत के परिपथ के बारे में।
उनके पास रखी हुई एक कंपास जिसमें एक सुई जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही थी, वह समीप रखी गई थी उस विद्युत धारा के तार के बिल्कुल करीब। जो स्विच को ऑन करते ही विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगती है उस तारों के माध्यम से, तो उन्होंने देखा कि कंपास में जो चुंबकीय जो सुई थे उनकी जो दिशा है वह बदल गई। उन्होंने यह काम कई बार करते हुए भी देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में उन्होंने इसके पीछे के रहस्य को जाना और समझा, और आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। ध्यान देना है फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारा जब भी बह रही है किसी तार के माध्यम से, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, विद्युत धारा जब बह रही है किसी तार में से होकर, तो उसमें रखे गए जो कंपास से जो है ना, जिसमें सुई उत्तर और दक्षिण को प्रदर्शित कर रही है, वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, समझना आपकी बातों को। यानी इस तार के आसपास एक चुंबकीय फील्ड जो है वो तैयार हो रहा है। समझना आपकी बातों को, इस तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तैयार हो रहा है। ध्यान देना है आपको। इसे ही हम विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको समझना है कि आखिर यह चुंबकीय प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के उपयोग आज के इस जीवन में हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत के चुंबक का प्रभाव कई प्रकार के मशीनों में आज के इस युग में हो रहा है। आपके इस बुक में आपको विद्युतीय घंटी के बारे में बताया गया है, जो कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से का एक उदाहरण है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, संक्षेप में आप देख पा रहे हैं, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है ना। और इसीलिए जब भी विद्युत धारा को जब भी ऑन किया जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखोगे कि एक विद्युत के क्षेत्र की, एक चुंबकीय क्षेत्र की सृष्टि हो जाती है। ठीक है ना। ध्यान देना है आपको बातों को। अब हम लोग जान लेंगे कि विद्युत चुंबक आखिर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युतीय चुंबक वह चुंबक है जिसमें तारों को लपेटकर किसी भी लोहे की एक कील को कुछ देर के लिए चुंबक बनाया जाता है। जब वह उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक वह चुंबक बनी हुई होती है। जैसे ही धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, वह चुंबक बिल्कुल पूरी तरह से उसकी चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाती है। ध्यान देना है। इसे ही हम लोग विद्युत चुंबक कह रहे हैं। ठीक है ना। संक्षेप में अगर हम समझने की कोशिश करें, जब भी विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान से आपको जानना है फ्रेंड्स। जब भी मान लिया जाए कि यह, मान लीजिए एक कील है, लोहे की कील है, ठीक है ना, इसमें से ये तार है और इस तार को इसमें से लपेट दिया गया है और फिर विद्युत का प्रवाह जो है किया जा रहा है। यह कील कुछ देर के लिए चुंबक जैसा बिल्कुल यह व्यवहार करती है। कैसे? इसके नीचे और भी अगर लोहे की कील छोटे छोटे अगर हम लगा दें तो वह सटी रहेगी। ध्यान देना है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ना, यह विद्युतीय चुंबक का उदाहरण है। ठीक है ना। और जब तक यह चुंबकत्व तब तक रहेगा, यह चुंबकत्व तब तक रहेगा जब इस तार में से विद्युत का प्रवाह होता रहेगा, यह सटी ही रहेंगी। जैसे ही इस तार में से विद्युत धारा का बहना बंद हो जाएगा, यह अलग अलग हो जाएंगे। ध्यान देना है। इसे ही हम लोग साधारण भाषा में विद्युत चुंबक कह रहे हैं। किसी भी लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, पर प्लास्टिक के वस्तुओं को नहीं बनाया जा सकता। विद्युत चुंबक को, उनकी सहायता से हम लोहे की कील को
किसी भी कचरे में उपस्थित लोहे की कील को, ठीक है ना, आराम से लोहे की वस्तुओं को हम उठा सकते हैं, ध्यान देना है। लेकिन प्लास्टिक की वस्तुओं को विद्युत चुंबक के द्वारा हम नहीं उठा सकते, ध्यान देना है आपको इन बातों को। यह कई बार आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्या विद्युत चुंबक की सहायता से आप प्लास्टिक्स को कलेक्ट कर पाएंगे, प्लास्टिक्स के कचरे को कलेक्ट कर पाएंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, क्योंकि प्लास्टिक्स एक बिल्कुल पूरी तरह से चुंबकीय पदार्थ नहीं है, समझना है आपको बातों को। अगर गार्बेज में, अगर कूड़ेदान में उस प्लास्टिक्स की जगह पर अगर लोहे के टुकड़े होते तो जरूर विद्युत चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते। ध्यान से आपको समझना है बातों को फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे विद्युतीय घंटी के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, विद्युत घंटी वह घंटी है, ठीक है ना, जिसमें विद्युतीय चुंबक का उपयोग करके घंटी को बजाया जाता है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। विद्युतीय घंटी के बारे में हमें समझने के लिए इसे सबसे पहले इनके कंस्ट्रक्शंस को समझना पड़ेगा, इनकी बनावट को समझना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक बड़ा सा एक मेटल धातु का बनाया हुआ एक बिल्कुल एक पात्र है, ठीक है ना, जो घंटी जिसे हम कह रहे हैं, यही वह मेन घंटी है। इसके अलावा ये वाला जो भाग है ये हथौड़ा है, और ये इसी से मुख्य काम जो है पीटने का इस पर हो रहा है, ध्यान देना है। लोहे के एक बिल्कुल पत्ती को बनाया इस प्रकार जाता है, उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार प्रवाहित की जाती है कि विद्युत वह चुंबक बन जाती है, लोहे की वह पत्ती, ध्यान देना है, और उसे अपनी तरफ ये आकृष्ट करती है, ध्यान देना है, ठीक है ना। जब भी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें से जब विद्युत धारा बहने लगती है ना फ्रेंड्स, तो यह जो लोहे की जो हथौड़ा है वह चुंबक बन जाता है और इसकी तरफ आकृष्ट होता है, ठीक है ना, इसकी तरफ। क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही जाना कि जब भी हम किसी लोहे के अगर वस्तु के चारों तरफ अगर हम ये तार को अगर हम लपेट देते हैं और उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है तो वह कुछ देर के लिए विद्युत चुंबक बन जाती है। जैसे यहाँ पर विद्युत चुंबक बनने का जो क्षेत्र है वो ये है, और विद्युतीय यह प्रवाह जब पूरे इस हथौड़े के साथ पूरे डिवाइसेस में किया जाता है, सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर, तो यह पूरा क्षेत्र विद्युत चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक के बनने का अब प्रभाव क्या होता है, यह हथौड़ा जो है इसके समीप आ जाता है और इस घंटी पर ये स्ट्राइक करता है, उस पर मारता है, ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान देना है। और जैसे ही यह इस पर आता है तो विद्युत का प्रवाह जो है, संपर्क है, वो टूट जाता है, ध्यान देना है। संपर्क के टूट जाने से यह पुनः उसी स्थान को प्राप्त करता है जहां से यह हथौड़ा अपनी पहली अवस्था को प्राप्त करता है, या जहां पर यह पहले से मौजूद था, ठीक है ना। और फिर से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो यह चुंबक बन जाता है और फिर से इसकी तरफ आकृष्ट होता है, ध्यान देना है। और यह जो प्रक्रम है यह बार बार दोहराने से यह जो हथौड़ा है यह स्ट्राइक करता रहता है, ठीक है ना, और साथ में हमें आवाज मिलती रहती है, ध्यान देना है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि को उत्पन्न होता है, परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो परिपथ को भी तोड़ देता है, ध्यान देना है, परिपथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब कुंडली जो है वो चुंबक नहीं होती है, चुंबक जब नहीं होती है तो इसे अब खींचती नहीं है, तो वह ठीक है, तो यह लोहा का पत्ती फिर को अपनी ओर नहीं खींचती है, लोहा का पत्ती अपनी मूल स्थिति में फिर से आ जाता है, ठीक है ना, और पेंच को स्पर्श करने लगता है। इससे परिपथ से या फिर इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा हथौड़ा जो है पुनः घंटी से टकराता है। यह प्रक्रिया बार बार इतनी ही शीघ्रता के साथ होता है कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, इतना फास्ट होता है।
हम सिर्फ आवाज को ही सुन पाते हैं बेल के, ठीक है ना, इसे आपको समझना है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए। ठीक है ना, आपको यह सवाल पूछा जा रहा है, जो भी विद्युत के परिपथ जो भी आपने इस चैप्टर्स में पढ़े हैं, ठीक है ना, उसके निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले जो प्रतीक है ना, उनको अपने नोटबुक पर खींचना है। लेकिन यहां पर आपको कुछ जो चीजें हैं वो पूछी जा रही है, जिसके प्रतीक के रूप में आपको ड्राइंग बनानी है या फिर लिखनी है। ठीक है ना, जैसे संयोजक तार आप देख पा रहे हैं, स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में, तथा बैटरी। इसका क्या करना है, आपको प्रतीक जो है वो बनाना है। कहां पर, अपनी नोटबुक पर। ठीक है ना, यह है आपका पहला सवाल। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर कैसे हमें इसकी ड्राइंग करनी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने चैप्टर्स में ही देखे होंगे कि विद्युत जितने भी सारे अवयव हैं उनके जो प्रतीक के बारे में आपको चैप्टर्स में अच्छे से समझाया गया है। ठीक है ना, जैसे देखा जाए तो स्विच ऑफ की स्थिति में आप देख पा रहे हैं ये स्विच है, ठीक है ना, जहां पर सेफ्टी पिन को स्विच के रूप में दर्शाया गया था, ये ऑफ की स्थिति में है। ठीक है ना, स्विच ऑफ की स्थिति में बिल्कुल ऐसा, ये टच अगर होता तो ये ऑन होता, ये इसके साथ टच अगर होता तो ये ऑन होता। ठीक है ना। नंबर 2, बैटरी, ये है बैटरी का, देख पा रहे हैं यहां 2 सेल लगे हुए हैं, तार जुड़ी हुई है दोनों तरफ से। अब है ये जो है धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, यानी बड़ा वाला जो लाइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, ये है संयोजक तार जिसको हम लोग वायर कह रहे हैं, सीधी रेखा होगी, इसके लिए आपको ड्राइंग करनी। आगे देख लेंगे कि इसके अलावा जो और भी अवयव हैं, जैसे विद्युत सेल के रूप में आप देख पा रहे हैं, यह विद्युत का सेल जिसे हम लोग बैटरीज कह रहे हैं, यह है पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरा, ये नेगेटिव। ठीक है ना, हम विद्युत सेल को इस तरह से ही यहां पर प्रदर्शित करेंगे प्रतीक के रूप में जब भी हमें दिखाना होगा। ठीक है ना, ये विद्युत बल्ब को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रतीक, आपको आने वाले क्लासेस में काफी हेल्पफुल होंगे, याद रखना है आपको। ठीक है ना, अब है स्विच ऑन की स्थिति में, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, स्विच ऑन की स्थिति में ये टच हो जाते हैं 2 पॉइंट से, यानी विद्युत का जो परिपथ है वो पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्विच ऑन की स्थिति ये ऐसी वाली स्थिति। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो ये प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया था प्रतीक चिन्हों के बारे में। देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2, 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख कीजिए। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। 14.21 में दिखाए गए जो विद्युत परिपथ है ना, उसके उन विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ को आरेख कीजिए। बताइए कि कैसे आखिर ये सही रूप से होगा। जैसे दिया क्या गया है, चलिए देख ले रहे हैं। जैसे यहां पर सेल दिए गए हैं, बैटरी दी गई है, तार भी दिए गए हैं, इधर से भी तार जुड़ी है, सही है। लेकिन यहां पर स्विच ऑफ की स्थिति है, ऑन करना है सिर्फ। ठीक है ना, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, ध्यान देना है। तो हम लोग को क्या करना है, बस बल्ब यहां पर देखिए ग्लो हो रहा है, ग्लो के लिए इस तरह का चिन्ह करेंगे हम लोग। ये ग्लो हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से जैसे लाइट निकल रही है किसी भी बल्ब से, और यहां पर स्विच को आप देख पा रहे हैं यहां पर जोड़ दिया गया है ना। देखिए परिपथ जो है वो बंद हो गया है, तो अब बल्ब इसलिए जल रही है। आगे बढ़ेंगे, लिख देंगे इस चित्र को, ठीक है ना, कि विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख, ये आपको नीचे जो है चित्र के नीचे जरूर लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, चित्र 14.22 में 4 सेल दिए गए हैं, 4 बैटरीज आपको सेल दिए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। यह है आपका सवाल, जहां पर आपको 4 बैटरीज दिए गए हैं और आपको रेखाओं को खींचकर बताना है कि सही रूप से तारों को आप किस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां हमने चैप्टर्स में भी पढ़े थे
क्योंकि बैटरीज में दो सेल, दो पॉइंट होते हैं, दो टर्मिनल होता है, दो बिंदु होता है, एक पॉजिटिव का, एक जिसे हम लोग कह रहे हैं धनात्मक, और एक नेगेटिव जिसे हम लोग ऋणात्मक कह रहे हैं। लेकिन साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि जब भी दो सेल आते हैं, दो बैटरीज आते हैं, तो बैटरीज का नेगेटिव वाला जो पॉइंट, ठीक है ना, जो ऋणात्मक सिरा दूसरे बैटरीज और सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी एक बैटरीज और सेल का निर्माण हो सकता है। तो यहां पर बात आपको उसी से संबंधित जो है वो पूछी जा रही है कि तार को आपको किस तरह से जोड़ना है, ठीक है ना। तार इसलिए जोड़ना है क्योंकि यहां पर एक दूसरे से सटे नहीं है, अलग अलग रखे हुए हैं बैटरीज, ठीक है ना, इसलिए तार से आपको जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि बैटरीज जो है वो किस तरह से रखी गई हैं। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, देखिए सब में ये जो चिन्ह है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल को अगर आप सॉल्व करना है तो इन चिन्हों को, धनात्मक और ऋणात्मक सिरा को आपको जरूर नजर रखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है, सेलों को बैटरी बनाने के लिए एक सेल का धन टर्मिनल जो पॉजिटिव है हमेशा अन्य सेलों के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। अब आपको है कि आखिर कैसे ही करना है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये पॉजिटिव सिरा है, देखिए यहां से निकाला गया है तार, ये नेगेटिव सिरा है, यहां से दूसरे सेल का यानी दूसरी बैटरीज का जो ऋणात्मक सिरा है उसमें से जोड़ा गया है ना, देख पा रहे हैं, ऋणात्मक फिर धनात्मक, फिर यहां पर ऋणात्मक जो सिरा है वो अगली बैटरीज का पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरा से जुड़ा जा रहा है। फिर इसके पीछे वाला जो पोर्शन है जो कि ऋणात्मक है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं, नेगेटिव वाला है, दूसरी बैटरीज के साथ पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ा जा रहा है। अब देख पा रहे हैं, क्योंकि यही हमें समझने को मिला था इस पूरे वीडियोस में कि आखिर हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि इस प्रकार से हमें जोड़ना है। ये क्यों हम लोग जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स ऐसा, क्योंकि अगर हमें विद्युत परिपथ का सही रूप से इस चारों बैटरी का अगर हमें यूज करना है, ठीक है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में अगर इस चारों बैटरीज का सही रूप से अगर हमें लाभ उठाना है, ठीक है ना, किसी भी बल्ब के प्रवाह के लिए, तो फिर हमें इस प्रकार से ही जोड़ना होगा। अगर अन्यथा इस पॉइंट्स में अगर हम गलती करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। यहां पर 14.23 में बताया जा रहा है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है, दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए, जलाइए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर चित्र में है क्या, क्या ठीक हो सकता है। तो देख ले रहे हैं यहां पर बल्ब तो सही है, पॉइंट भी सही से जुड़ा हुआ है, यानी स्विच भी ऑन है, देख पा रहे हैं, यहां भी तार है। लेकिन यहां पर देखिए फॉल्ट कहां पर है, यहां पर है, दो बैटरीज भी है लेकिन दोनों का सिरा जो है वो पॉजिटिव से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले ही जाना, एक बैटरीज में दो सिराएं होती हैं, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बैटरीज का पॉजिटिव दूसरे बैटरीज के ऋणात्मक यानी नेगेटिव वाले पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। यहां जो ये वाला सिरा यहां होना चाहिए था, ठीक है ना, इस बिंदु पर तब होता। तो इसीलिए हमें ठीक करना है, चूंकि कहा गया है अगर ठीक करके अगर आप बल्ब को ग्लो कर सकते हैं तो सही है। तो आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना है, आपको लिखना है एक सेल का धन टर्मिनल हमेशा दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। यहां दो धन टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हैं। सही परिपथ इस प्रकार है, बिल्कुल सही है। आपको इस तरह से बातें भी लिख देनी है कि यहां दो धन टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देख पा रहे हैं, अब आपको जो सही करना है, ठीक है ना। सही कैसे करना है, तो सही इस तरह से आप करेंगे, क्या करेंगे, ये पिक्चर्स लेंगे, देखिए पिक्चर्स में वही है बिल्कुल सेम, बल्ब यहां लेकिन ग्लो हो रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ग्लो का मैंने बताया था। अब है ये देखिए ऋणात्मक सिरा दूसरे बैटरीज के धनात्मक सिरा से जुड़ा हुआ है। तो ये सही बिल्कुल प्रक्रम है, रखने की सही विधि है, ठीक है ना, तभी बल्ब ग्लो कर पाएगी। दोनों बैटरीज का यूज होगा इस बल्ब के लिए। अगर अन्यथा यहां पर कुछ गड़बड़ी होती है बैटरीज के रख रखाव में, यानी उसकी सही पोजीशन स्थिति में अगर, तो फिर बल्ब नहीं जलेगी, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं।
प्रश्न नंबर 5, विद्युतीय धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। आपने इस पूरे चैप्टर्स में विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में भी आपने जाना फ्रेंड्स। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव आखिर क्या है, ठीक है ना, जो आपको इस उत्तर के रूप में, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले हम लोग देख लेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के रूप में आपको आंसर्स के रूप में आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है तो तार गर्म हो जाता है। आप सभी ने जाना कि जब एक विद्युत का प्रवाह होता है किसी तार के माध्यम से होकर, जब वह विद्युत का प्रवाह होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, और आपने इस चैप्टर्स में भी जाना वीडियोस में, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया जाता है। जिसका यूजेस होता है कई सारे डिवाइसेस है जहां पर हीट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हीटर्स के रूप में, ठीक है ना, या फिर बहुत ऐसे डिवाइसेस है जहां पर हमें ऊष्मा चाहिए होती है काफी, जैसे इस्त्री के रूप में, जो कपड़े आयरन करने वाले जो इस्त्री होते हैं उसमें भी हीट पॉसिबिलिटीज जो होती है वो मांगती है, डिमांड करती है, तभी तो हम कपड़े को आयरन कर पाते हैं ना। तो यहां पर भी विद्युत गुजरती है, लेकिन वह उसे रेजिस्ट करती है, ठीक है ना, अंदर वाली जो तार है उसे जाने नहीं देती है विद्युत धारा को। फलस्वरूप होता क्या है, गर्म हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखना है, और यहां पर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में भी, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, प्रकाश बल्ब, ये सभी जो है एक ताप इफेक्ट को वो तैयार करती है। विद्युत धारा के ये तापीय प्रभाव हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, जो दूसरा प्रभाव है उसमें हम लोग लिखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव है क्या, जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है यह इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही, हमने वीडियोस में भी जाना कि जब विद्युत के धारा किसी तार के माध्यम से बहते हैं तो उस तार के चारों तरफ जो है जनरली क्या होता है, एक चुंबक का फील्ड या फिर क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग हैं, बहुत सारा यूजेस है इसका, जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा इत्यादि। समझना है, आप लोगों को पहले नहीं पता था, जो बिजली वाले जो लिफ्ट होते हैं, ठीक है ना, वो इसी से चलते हैं। इसके अलावा बिजली की वाली जो घंटी है, जिसके बारे में अपने चैप्टर्स में भी जाना, बिजली का पंखा, सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, जब किसी तार प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, जब विद्युत धारा मान लीजिए किसी तार से प्रवाहित करने के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं, तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित यानी अलग विक्षेपित हो जाती है, होती है। तो स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि जब भी हम किसी तार से विद्युत का प्रवाह करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही विद्युत का प्रवाह होने लगता है, जनरली आप सभी को पता है। तो अगर निकट में रखी हुई अगर कंपास जो है, ठीक है ना, चुंबकीय सुई जो है जिसमें उत्तर और दक्षिण को दिखाने वाली सुई होती है जनरली कंपास में, तो वह विक्षेपित हो जाती है, यानी वो अलग हो जाती है, फिर वो उत्तर और दक्षिण को फिर नहीं दिखाती है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन कुछ और हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत धारा ले जाने वाली तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात आपको लिखना है कि जो भी विद्युत धारा को ले जाने वाले जो तार होते हैं वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का एक क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं। जब इस तार के पास चुंबकीय सुई रखी जाती है तो दो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई के कारण, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, याद रखना है। तो क्या क्या होता है, चुंबकीय सुई के कारण, वैसे तो क्या होता है, दो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे चुंबकीय सुई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझना है आपको बातों को, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई का भी एक अपना क्षेत्र है, अपना एक चुंबक वाला क्षेत्र है,
ध्यान देना है, यहां दो चुंबकीय क्षेत्र कहा जा रहा है। दो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय सुई के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और चुंबकीय सुई में विक्षेपण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत धारा का स्विच ऑफ की जाती है यानी बंद कर दिया जाता है उसके प्रवाह को, तो तार द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र निर्मित नहीं होता है और चुंबकीय सुई फिर से अपने उत्तर और दक्षिण स्थिति से विचलित नहीं हो पाती है, यानी उसी स्थिति में वो फिर से आ जाती है। ठीक है ना, ध्यान देना है आपको बातों को। तो यही कारण है, यही रीजंस है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7, यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर 14.24 में आखिर पिक्चर्स आखिर है क्या। पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहां पर कि एक तार है, स्विच भी है, बल्ब भी है और यहां पर चुंबकीय सुई रखी हुई है। ठीक है ना, सबसे पहली बात आप नजर देख पा रहे हैं यहां पर बैटरीज नहीं है, यानी एनर्जी का कोई स्रोत है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हमें जान लेना है कि आखिर पूरा प्रोसेस है क्या। आप सभी ने वीडियोस में भी जाना कि जब भी करंट यानी विद्युत का प्रवाह तार से होगा तो ही एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन या फिर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तार के आसपास होता है ना, आप सभी ने जाना वीडियोस में। जब विद्युत का प्रवाह होता है तब, अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो फिर ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, अब है आपको बाद में जान लेना बात को कि आखिर स्विच को जब ऑफ किया जाए तो स्विच को जब भी हम ऑफ करते हैं तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना, विद्युत का प्रवाह नहीं होता तारों के माध्यम से, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होगी तारों के आसपास, तो फिर मैग्नेट जो है, जो भी कंपास चुंबकीय जो सुई है वो विक्षेपित नहीं होगी। ऑफ में तो हरगिज ही नहीं होगी। ध्यान देना है, जब ऑन होती है यानी विद्युत का प्रवाह जब तारों के माध्यम से होता है, ऑन होता है जब, तो फिर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ध्यान देना है, ऑफ की स्थिति में तो नहीं होगी, ध्यान देना है, ऑन की स्थिति में होती है। लेकिन इस सवाल में पिक्चर्स में बैटरीज है ही नहीं। ठीक है ना, जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो तो है ही नहीं। ठीक है ना, अब आपको लिखना क्या है इस सवाल के उत्तर में, आपको लिखना है नहीं, चुंबकीय सुई स्विच बंद होने पर विक्षेप नहीं दर्शाएगी। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत प्रवाह का कोई सेल बैटरी या सेल नहीं है, यहां एक सेल या बैटरी को जोड़ने की जरूरत है। विद्युत प्रवाह की अनुपस्थिति में तारों द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं दर्शाएगी। ध्यान से आपको समझना है फ्रेंड्स, बैटरीज अगर एनर्जी के स्रोत नहीं होंगे, अगर विद्युत का प्रवाह ही तारों के माध्यम से अगर नहीं होगा तो क्या चुंबकीय जो सुई है वो विक्षेप होगी। इसका आंसर होगा नहीं। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं, आपको पूरा करके बताना है। जैसे सवाल नंबर क में आपको पूछा गया है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है, तो वो कौन सी विद्युत सेल में के जो प्रतीक है ना, उसमें जो लंबी रेखा भी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, उसके कौन से टर्मिनल को दिखाती है, निरूपित करती है, प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर होगा धनात्मक, पॉजिटिव, बड़ा वाला जो रेखा है। ठीक है ना, इस प्रकार वाला जो रेखा होता है आप देख पाएंगे पिक्चर्स में भी इस प्रकार का, और एक होता है ऐसा। ठीक है ना, तो बड़ा वाला जो रेखा है वो पॉजिटिव को दर्शाता है और छोटा वाला नेगेटिव को। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, तो यहां आपको लिखना है धन। ठीक है ना, धन वाला दिखाता है। दूसरी नंबर ख, दो या दो से अधिक विद्युत सेल के संयोजन को हम क्या कहते हैं, कहते हैं बैटरीज। आपने अभी कुछ देर पहले वीडियोस में जाना, दो या दो से अधिक विद्युत सेल के जब संयोजन होता है तो उसको हम कह रहे हैं बैटरीज। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। नंबर ग, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। तो उसका क्या लाल हो जाता है, जब भी हम विद्युत हीटर जो होती है, आप देखे होंगे विद्युत हीटर क्या होती है, उसके हीटर को, या फिर बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कि जाड़े में जो यूज होने वाली जो रूम हीटर होती है उसमें भी ऐसा होता है, किसी विद्युत हीटर के स्विच को
ऑन करते ही इसका डैश रक्त जैसा लाल हो जाता है। क्या लाल होता है? वो एलिमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवयव, ठीक है ना। उसका अवयव जो है वो लाल हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। वो एक्चुअली किससे बना होता है फ्रेंड्स? याद रखना है, ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है, नाइक्रोम, ठीक है ना। इंग्लिश में हम लोग नाइक्रोम और हिंदी में भी हम लोग नाइक्रोम ही कहते हैं। ध्यान देना है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना। वह तार, वो क्या करता है? काम वही है उसका, विद्युत को रोकने का काम करता है, विद्युत के प्रवाह को रुकावट डालती है। और क्या होता है? फलस्वरूप हीट जो है वो जनरेट होती है। हीट का एक तैयार होता है, निर्गत होता है, निकलता रहता है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा युक्ति है, डिवाइस भी है, ठीक है ना, एक प्रोसेस भी है, उसे हम कहते हैं फ्यूज। अपने अपनी अभी कुछ देर पहले वीडियोस में भी जाना कि आखिर उससे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूज कहते हैं उसे, ठीक है ना। उसका पिक्चर्स भी आपने कुछ देर पहले देखा कि आखिर फ्यूज कैसा होता है। विद्युत धारा, जब भी विद्युत धारा में बहुत ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ध्यान देना, विद्युत के धारा में जब भी विद्युत धारा का प्रवाह कुछ मात्रा के अतिरिक्त हो जाता है, परिमाण में ज्यादा होता है, तो उसके संपर्क में, विद्युत धारा के संपर्क में आने वाले जितने भी सारे डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना है। तो उन सभी डिवाइसेस को बचाने के लिए ही, अगर हमें उस डिवाइस को बचाना है, टीवी हो सकते हैं, फ्रिज हो सकता है, ठीक है ना, जितने भी सारे डिवाइसेस हैं, उन सभी को अगर हमें बचाना है तो हमें फ्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें रखना है सर्किट में, ठीक है ना। विद्युत के परिपथ में इसे हमें जरूर जोड़कर रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। सत्य बताना है या फिर आपको असत्य बताना है। जो सत्य है उसके सामने सत्य बताएंगे या फिर असत्य बताएंगे, ठीक है ना। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं या फिर संयोजित करते हैं क्या? अगर हमें सेल बनाना है, बैटरीज बनानी है, दो सेलों की अगर बैटरी बनाना है तो एक सेल के ऋण टर्मिनल, ठीक है ना, दूसरा सेल का ऋण टर्मिनल से जुड़ते हैं। इसका उत्तर होगा नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक अभी हमने कुछ देर पहले ही जाना, एक सेल के पॉजिटिव दूसरा सेल के नेगेटिव में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक ऋण और एक दूसरा धन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नंबर ख, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। बात सच है या फिर गलत है? तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल सच है कि आखिर जब भी किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह बात सच है। और जो हमारा डिवाइसेस है, उपकरण है, विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ, वह बच जाता है, सेफ होता है, उसमें कोई हानि या क्षति नहीं होती है, ठीक है ना। सच है ये बात। आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में देख लेंगे, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। समझना है, जो विद्युत का जो चुंबक है, ठीक है ना, विद्युत ही चुंबक, वह चुंबकीय पदार्थों को क्या आकर्षित नहीं करता है? नहीं करता है। ध्यान देना है, बात गलत है आपका, ठीक है ना, यह सत्य है, क्योंकि विद्युत वाला जो चुंबक होता है वह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ध्यान देना है आपको बातों को, ठीक है ना, इसलिए यह जो कथन है बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर घ में, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। क्या बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। विद्युतीय जो घंटी होता है उसमें विद्युत वाला ही चुंबक होता है, ठीक है ना। अभी हमने कुछ देर पहले ही जाना, ये सही है, ये असत्य नहीं है, ये सही है, ये विद्युत चुंबक ही होता है, ठीक है ना। ध्यान देना आपको। इसके अलावा जो आपने विद्युत वाले जो लिफ्ट होंगे उसमें भी होते हैं, इसके अलावा पंखा जो होता है, ठीक है ना, उसमें भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 10, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए, पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से समझना है। विद्युत के चुंबक का उपयोग आप कचरे के ढेर से अगर प्लास्टिक को अगर कलेक्ट करना है, संग्रह करना है, तो इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं फ्रेंड्स, नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जो चुंबक होता है
वो तो सिर्फ लोहे या फिर निकल को ही आकर्षित करता है ना, समझना है। और प्लास्टिक तो ऐसा, उसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, वो मेटल तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक को क्या वो आकर्षित करेगा? इसका उत्तर होगा नहीं। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, चलिए समझ लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह है और यह केवल लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। लिखना आपको, यह बात को सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह है और यह केवल लोहे के टुकड़े को ही आकर्षित कर सकता है। प्लास्टिक में कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसलिए कचरे के ढेर से प्लास्टिक की थैलियों को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता, उसका कोई भी काम नहीं होगा। ध्यान देना है, किसका? उस विद्युतीय चुंबक का कोई काम नहीं है, क्योंकि वह प्लास्टिक को चुन नहीं पाएगा, प्लास्टिक उसमें जाकर सटेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान देना है, कोई अगर मेटल वाली वस्तु होगी जो लोहे की बनी होगी वह जाके सट जाएगा, ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 में देख लेंगे क्या पूछा गया है हमसे। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, ठीक है ना। विद्युत वाले कोई मिस्त्री आए हैं और आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई ठीक कर रहे हैं, जो खराब हो गया उसे ठीक करने आए हैं। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। तांबे का एक तार है जिसे फ्यूज के रूप में वह यूज करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे कि आपको यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है, ठीक है ना। क्या आपका कारण है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है आपके आंसर शीट्स में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है ना। समझ के आपको लिखना है, सबसे पहली बात कि आपको समझ के लिखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि फ्यूज एक ऐसा उपकरण है, ठीक है ना, जो हमारे सभी विद्युत उपकरणों के लिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही बात। फ्यूज क्या है? एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? एक सुरक्षा कवच वाला उपकरण है, ठीक है ना। और जितने भी सारे डिवाइसेस हैं विद्युत से चलने वाले, उस सभी को वो सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। वे विशेष सामग्री से बने होते हैं। कौन विशेष सामग्री से बने होते हैं? ये फ्यूज। जब सामान्य से अधिक विद्युत धारा इससे गुजरती है तो यह टूट जाती है, पिघल जाती है, ठीक है ना। यह मतलब कौन? वह फ्यूज, ठीक है ना। यदि विद्युत मिस्त्री उचित फ्यूज के तार का उपयोग नहीं करता है, इसके बजाय वह फ्यूज के रूप में किसी भी साधारण बिजली के तार का उपयोग करता है, तो अत्यधिक धारा के प्रवाह के कारण तार के गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। तार गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर फ्यूज के तार का अगर उपयोग वह नहीं कर रहा है तो वो काफी बात जो है गलत है। ध्यान देना, फ्यूज का तार किसी विशिष्ट तार के मिश्रण से ही बना होता है, आपने वीडियोस में भी जाना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अगर वह किसी दूसरे तार को अगर रख रहा है, फ्यूज के तार के साथ जोड़ रहा है, तो उसमें गर्म होने का खतरा बना रहता है। इससे बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये उपकरण आग पकड़ सकते हैं। इसलिए मानक जो ISI जो मानक है, ठीक है ना, इसके मानक वाले फ्यूज के तार का ही उपयोग करने की सलाह दी जाती है, या फिर MCB, ठीक है ना, या MCB का उपयोग विद्युत दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। MCB, RCB ऐसे बहुत ऐसे फ्यूजेस हैं जिसका उपयोग अभी के दिनों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? विद्युत के इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए। ध्यान देना है आपको बातों को, ठीक है ना। ताकि MCB में होता है क्या है, उसका जब भी विद्युत का धारा का प्रवाह परिमाण से ज्यादा हो जाता है तो MCB स्वतः ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आपको बातों को, और हमारा जो उपकरण है क्षति या नष्ट होने से बच जाता है, ठीक है ना। और फिर से ऑन करते ही क्या होगा, वह फिर से विद्युत का जो प्रवाह है सामान्य रूप से होने लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 देख पा रहे हैं आप।
जुबेदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए गए अनुसार एक होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और बल्ब से जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाया। ठीक है ना। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोषों को पहचानने में जुबेदा की सहायता करें। ठीक है ना, ध्यान देना आपको। तो फ्रेंड्स, जुबेदा ने कुछ कोशिश की है जहां पर उसका जो कोशिश है वो रंग नहीं ला पा रही है, समझना है, और वह स्विच को ऑन करती है और बल्ब जो है दीप्तिमान नहीं होता है। तो जो संभावित कारण हो सकते हैं जो आपके भी दिमाग में आ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले पूरे चैप्टर्स को पढ़ा, आपने जाना समझा। ठीक है ना। क्या कारण हो सकते हैं कि जब भी उसमें आखिर स्विच भी है, बल्ब भी है, विद्युत तार भी है, ठीक है ना, स्विच ऑन भी किया जा रहा है, लेकिन बल्ब जो है वो दीप्तिमान नहीं हो रहा है। अब संभावित कारणों को आप किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे संभावित कारण इस प्रकार है, अपने उत्तर में आप लिखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे बल्ब फ्यूज हो सकता है या खराब हो सकता है। पहला पॉइंट आपका तो यही होना चाहिए कि तार सही है, स्विच भी ठीक है, बैटरीज भी है, ठीक है ना, तो बल्ब नहीं ग्लो हो पा रहा है। तो पहला आपके दिमाग में जो आना चाहिए, शायद बल्ब जो है वो फ्यूज होगा। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं बल्ब फ्यूज हो सकता है या फिर खराब हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि सेल ठीक से जुड़ी नहीं होगी। ठीक है ना, सेल जो है वो ठीक से जुड़ी नहीं है, इसलिए भी शायद ऐसा हो। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि कनेक्शन जो है वो ढीला हो, ढीला कनेक्शन हो। क्योंकि कनेक्शन ढीला कहने का तात्पर्य जो प्रॉपर रूप से, सही रूप से बैटरीज के साथ तारों का जो संपर्क है वो सही नहीं है, या फिर अगर बीच में अगर स्विचेस हैं तो स्विच के साथ तारों का संपर्क सही नहीं है, या फिर बल्ब भी अगर लगे हुए तारों के साथ तो तारों का संपर्क बल्ब के साथ सही नहीं है, यानी ओवरऑल कहा जाए ढीला कनेक्शन है। ठीक है ना, ये फिर हो सकता है। अगला पॉइंट में आप लिखेंगे स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो। यह भी बात है कि स्विच जो है वो खराब हो, हम ऑन कर रहे हैं या फिर ऑफ कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस विद्युत के परिपथ में, ऐसा भी हो सकता है। और अंतिम हो सकता है कि सेल की शक्ति ही समाप्त हो गई हो, जो एनर्जी जिसमें फील्ड है सेल में, बैटरीज में, वह खत्म हो गई हो, बैटरी पूरा ना हो, उसमें एनर्जी है ही नहीं। तो क्या विद्युत परिपथ होगा? उसका उत्तर होगा नहीं। क्या बल्ब ग्लो होगी? इसका उत्तर होगा नहीं। तो ये संभावित कारण है जो आपको अपने आंसर शीट्स में लिखने हैं। ठीक है ना। एज अ जुबेदा के हेल्प के रूप में, जुबेदा को अगर सहायता करने के रूप में अगर आपको लिखना है तो इन पॉइंट्स को ही आपको लिखना है आपके अपने आंसर शीट्स में। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 13, चित्र 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में, ठीक है ना, सवाल ये है क और ख, ठीक है ना, दो सवाल शायद हैं कि ये आप चित्र में पहले देख लेना है कि 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में अब आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्या है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। स्विच ऑफ की स्थिति में, जब स्विच का ऑफ का स्थिति है तो क्या बल्ब ग्लो होगा। और नंबर ख में है कि जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए, बी और सी के दीप्तिमान होने का क्रम क्या होगा। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल है, समझना है काफी आसानी से। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए विद्युत का जो प्रवाह है आप देख पा रहे हैं, अगर बल्ब को क्या किया जाए, जब स्विच को ऑफ किया जाए, आप देख पा रहे हैं, तो स्विच ऑफ की स्थिति होने पर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि विद्युत परिपथ बंद है स्विच ऑफ की स्थिति में। ठीक है ना, स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत परिपथ जो है वो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि विद्युत परिपथ जो है वो बंद नहीं है। समझना है, विद्युत के परिपथ का बंद कहने का तात्पर्य ये ओपन है ना, खुला हुआ है ना, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये खुला हुआ है। अगर ये जुड़ जाता तो बल्ब जलता। ऑफ की स्थिति में ये ऑफ है, ये कनेक्शन जो इस तरह से ऑफ है और इधर इससे जब जुड़ा होता ये ऑन होता।
ठीक है ना, ध्यान देना है। तो ऑन होता तो जलता, ऑफ है तो नहीं जलेगा। अब है ख, जब स्विच को ऑन स्थिति में लाया जाए तो परिपथ पूरा हो जाएगा और सभी बल्ब एक साथ दीप्तिमान होंगे। ध्यान देना है, सभी बल्ब एक साथ दीप्तिमान होंगे। यहां पर सेकेंड्स जो है आप ऑन करते ही, आपने कई बार दीपावली में भी देखे होंगे, कई सारे बल्ब जो है वो तार के साथ जुड़े हुए होते हैं और स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सही कई सारे बल्ब जो कि उस तारों के साथ जुड़े हुए हैं एक साथ समान रूप में जल जाते हैं। आप अंतर नहीं देख पाइएगा, या फिर आपका दिमाग या फिर हमारा जो दिमाग है वो अंतर को कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, काफी फास्ट है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको लिखना है कि विद्युत का परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब जो है वो एक साथ जल उठेंगे। ध्यान देना है, आपको बातों को समझना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।